नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहे थे कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उसमें क्या प्राइवेट रूल्स लागू होते हैं या फिर गवर्नमेंट रूल्स लागू होते हैं। क्योंकि अभी अभी राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की है, जिनमें से आपको पता होगा कुछ वैकेंसी बैंकिंग के लिए है, एक वैकेंसी जो है वो दुग्ध उत्पादन वाली ब्रांच के लिए है, और वैसे ही करके एक राजफेड की वैकेंसी भी है। तो इन वैकेंसी के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे थे, वो स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा डिलेमा था कि ये वैकेंसी जो है वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है। तो इसी के साथ हम एक वीडियो लेके आए हैं, जिस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, और क्या वो उसमें प्राइवेट के गुण है या फिर गवर्नमेंट वाले रूल्स लागू होते हैं। साथ में हम देखेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कौन कौन से एक्ट व कौन कौन से कानून लागू होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो डेफिनेशन देखते हैं या पता करते हैं कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, वास्तव में क्या है। तो राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी ये क्या है कि मूल रूप से सरकार द्वारा विनियमित है। अब विनियमित का मतलब क्या है कि ये सरकार द्वारा बनाई गई है, लेकिन इसको संचालित कौन करते हैं, लेकिन पूरी तरह न तो ये सरकारी संस्था है और न ही ये निजी संस्था है। यानी इसको हम नहीं बोल सकते कि ये सरकारी संस्था है या फिर निजी संस्था है। तो क्या है भाई ये, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि ये सहकारी सिद्धांतों के आधार पर एक स्वायत्त संगठनों के रूप में कार्य करती है। क्या होगा कि कुछ सहकारी सिद्धांत बनाए गए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ये एक स्वायत्त संस्था है जो एक तरफ से ऑटोनोमस संस्था के रूप में कार्य करती है, और ये अपने सदस्यों द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं। जो सिद्धांत होते हैं वो किसके द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं, अपने सदस्यों द्वारा। यानी क्या होगा कि एक संस्था बनाई जाएगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड होगी, लेकिन उस संस्था में कुछ सदस्य होंगे, वो सदस्य क्या करेंगे, इसको पूरी संस्था को चलाएंगे। ठीक है, हालांकि इसके कामकाज में राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के तहत कार्य होता है। अब ये अधिनियम क्या है तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस एक्ट के द्वारा ये सारी संस्थाएं क्या क्या करते हैं हम, ये संस्थाएं चलाई जाती है। ठीक है, और साथ में देखिए और क्या है, साथ में देखिए अब ये कुछ विशेषता बताई गई है कि क्या क्या विशेषताएं होंगे जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक सरकारी संस्था से अलग करेगी और एक प्राइवेट संस्था से भी अलग करेगी। तो विशेषता सबसे पहले है कि सरकारी निरीक्षण होता है, यानी गवर्नमेंट ओवरसाइट होता है। ये पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होता है, जैसे कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलता है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी चलती है वैसे कार्य नहीं करती है। इस पे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स लागू होते हैं जिनके दरमियान ये सारे कार्य करते हैं। ठीक, वो क्या क्या सरकारी निरीक्षण है, तो हम देखेंगे सरकारी दिशा निर्देश प्रदान करती है। सरकार ही इनको क्या करती है, दिशा निर्देश प्रदान करती है कि आपको कैसे कार्य करना है, और संचालन की निगरानी करती है, और अक्सर वित्तीय सहायता भी और सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो भी बजट वगैरह आता है, हमारे राजस्थान गवर्नमेंट का बजट हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट का बजट हो, उस बजट में आप देखते हो कि सरकारी संस्था यानी जो कॉरपोरेटिव सहकारी संस्थाएं होती है, इनके लिए अलग से बजट भी होता है, और साथ साथ कुछ छूट भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है या फिर कुछ वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यानी सरकार का नियंत्रण भी है और साथ साथ सरकार द्वारा सहायता भी प्राप्त की जाती है। और फिर दूसरा क्या है कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार उनके कामकाज को संभालते हैं। जो सहकारी समिति होती है उसमें एक पद होता है रजिस्ट्रार का पद। कौन सा पद होता है, रजिस्ट्रार का पद। ये जो रजिस्ट्रार का पद है यही इस सहकारी समिति को पूरा कंट्रोल करता है, और साथ साथ यही उत्तरदायित्व होता है सरकार के लिए। ठीक है, तो दूसरी विशेषता देखिए। तो दूसरी विशेषता, अब ये जो सिलेबस का पार्ट भी है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका एक तरह से डाउट सॉल्विंग टाइप में भी है और एक आपका सिलेबस का पार्ट भी है। सिलेबस का पार्ट कैसे है कि अगर आप राजस्थान में सहकारी समिति की कोई भी वैकेंसी है, जैसे राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी आ रखी है, राजफेड की वैकेंसी आ रखी है, सब में आप देखेंगे कि एक चैप्टर जो आपके कॉमन है, वो चैप्टर कॉमन कौन सा है, राजस्थान कोऑपरेटिव लॉ या राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट। जो एक्ट का पार्ट है वही यही पार्ट है। यानी ये भी अपन को क्या करता है, विशेषता बताता है और बताता है कि सहकारी समिति है क्या। साथ में हम डाउट सॉल्व कर रहे हैं कि ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। ठीक है, तो जो दूसरा विशेषता है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आता है वो क्या है, सदस्य संचालित। यानी क्या करता है, इन सहकारी समितियों को इनके मेंबर द्वारा चलाया जाता है। इनकी मेंबर की एक कमेटी बनती है, कमेटी में हेड होता है रजिस्ट्रार, और उसके अंतर्गत क्या होता है, सदस्य होते हैं।
वे सदस्य क्या करते हैं, पूरी तरह से इस संस्था को चलाते हैं। इस संस्था में कोई भी कार्य कैसे हो रहा है वो सभी ये संस्था का देखते हैं। अब इनमें सदस्यों में कौन हो सकता है कि कुछ व्यक्ति हो सकती है, कोई व्यवसायों के या किसान भी इस संस्था के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इन सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। उन विशेष अधिकारों के द्वारा ये संस्था को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब राजस्थान में जो सहकारी समिति है इसके उदाहरण यानी हम देखते हैं कि जो कॉर्पोरेटिव लॉ है वो पूरे इंडिया के लिए बना है। कॉर्पोरेटिव लॉ किसके लिए बना है, पूरे इंडिया के लिए। हर स्टेट में अलग अलग उनकी सहकारी समितियां हैं। वैसे ही राजस्थान में सहकारी समिति है, उस सहकारी समिति के अंदर अन्य कौन कौन सी समितियां पाई जाती है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो सहकारी समितियों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति, प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको क्या बोलते हैं, पेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये सोसाइटी क्या करती है कि ये कृषकों को ऋण प्रदान करती है कि कृषक अगर क्षमता में नहीं है कि वो अपनी खेती कर सके तो उनको ऋण प्रदान करती है ये सोसाइटी। साथ में और क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो कंज्यूमर्स को यानी जो उपभोक्ता है उसको कोऑपरेट करती है, यानी उसको एक सही दाम दिलाती है। साथ में क्या है, हाउसिंग कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव अगर आपको घर खरीदना है तो कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो कि आपको घर खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड करवाती है, हाउसिंग मेंबर्स होते हैं उसके अंदर। और मिल्क कोऑपरेटिव जैसे सरस वगैरह हो गया, तो ये क्या है, मिल्क कोऑपरेटिव है जो कि दुग्ध उत्पादन और उस पर निगरानी रखती है किसी भी संस्था के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि जैसे सरस दे रखा है, ये ब्रांड द्वारा संचालित राजस्थान में क्या है, सरस है, वो भी क्या है, दुग्ध सहकारी समिति है। इसके अंदर भी एक अच्छी वैकेंसी आ रखी है, उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे बाद में। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। देखो, राजस्थान सहकारी समितियों द्वारा राज्य में सामाजिक और आर्थिक क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक बढ़ावा दिया जाता है सहकारी समितियों द्वारा। अब सामाजिक रूप से कैसे बढ़ावा दिया जाता है, तो सामाजिक रूप से बढ़ावा दिया जाता है किसानों को लोन प्रोवाइड करके, कोई बिजनेसमैन है, उपभोक्ता है, उसको सही दाम दिलाकर, या फिर किसी दूध दूध उत्पादन है तो उसको सब्सिडी दिलाकर, ऐसे किसानों का सामाजिक और आर्थिक यानी फाइनेंशियल हेल्प भी की जाती है इन सहकारी समितियों द्वारा। ठीक है, आगे देखिए कानूनी ढांचा। अब इन सहकारी समितियों पर क्या कानूनी ढांचा होता है और कौन इनको कंट्रोल करती है, कौन सी ऐसे लॉ है या कौन से ऐसे एक्ट है जो इनको कंट्रोल में रखता है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं कि ये गवर्न होती है बाय द राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001। जो राजस्थान की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है उसके अंतर्गत एक कानून बना है जिसका नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001। और साथ में कुछ रूल्स है, जैसे रूल्स 2003 के रूल्स है। वो रूल्स क्या करते हैं, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को सही से गवर्न करते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हम डिस्कस करेंगे जब हम अच्छे से सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारे रूल्स हम अब डिटेल में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इन सहकारी समितियों का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, ये क्या करना चाहती है, तो हम बोलते हैं वित्तीय समावेशन का कार्य करती है, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का कार्य कौन करती है, सहकारी समितियां। साथ साथ में एग्रीकल्चर सपोर्ट, यानी किसानों को एग्रीकल्चर खाद बीज के पैसे देना, उनको खेती करने में सहायता प्रोवाइड करना, वो ये सहकारी समितियां करती है। साथ में क्या करती है, सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भर भी बनाती है सभी सदस्यों को, सभी सदस्यों के साथ साथ सभी जो इससे जुड़े हुए हैं उन मेंबर्स को क्या करती है, आत्मनिर्भर बनाती है। जैसे कुछ सहकारी समितियां आपने देखी होगी जो कि विकास का कार्य करती है महिलाओं के लिए, या फिर कुछ दूध उत्पादन वाले किसानों के लिए, या फिर सभी के लिए यह आत्मनिर्भरता का कार्य करती है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कार्य करता है कि उपभोक्ता को भी लाभ प्रोवाइड करती है, जो कि खरीदने वाला है इन प्रोडक्ट को, वो उनको भी क्या करता है, लाभ प्रोवाइड करता है। कैसे, उन पर सब्सिडी देकर या फिर वस्तुएं व सेवा कर प्रदान करके। ठीक है, कौशल का विकास, कुछ सहकारी समितियां कौशल के विकास के लिए भी कार्य करती है, तो ये भी सहकारी समितियों के कार्य हो गए। चलिए आगे देखते हैं राजस्थान में सहकारी समितियों के प्रकार क्या है, कि कौन कौन सी राजस्थान में सहकारी समितियां हैं और उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ये क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, सहकारी समितियों के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो
तो ये देखिए कि कुछ सहकारी समितियां ये होती है जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती है, यानी जो कृषि समितियां होती है, यानी जो कृषकों या किसानों के लिए कार्य करती है, उनको लोन देना, उनको ऋण देना और उनकी खेती में मदद करना, उनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल सोसाइटी। कुछ ऐसी समितियां होती है जो क्रेडिट सोसाइटी होती है, जो प्योरली ऋण का कार्य करती है, उनको बोलते हैं क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्या करती है, किसानों को या फिर किसी भी उद्योगपति को जो इन समितियों से जुड़ा हुआ है, उनको ये ऋण प्रोवाइड करता है अपना बिजनेस करने के लिए या अपना छोटा मोटा कार्य शुरुआत करने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत सबसे बड़ी जो फैक्टर आता है, सबसे बड़ी जो चीज आती है, वो आती है बैंक्स। सहकारी समितियों का खुद का अपना बैंक होता है, जिनको हम बोलते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक। जैसे राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक। अब इन बैंक का स्ट्रक्चर अलग होता है। इन बैंक में सबसे पहले एक बड़ा बैंक होता है जिसको अपेक्स बैंक बोलते हैं, जिसको मेन ब्रांच बोल सकते हैं अपेक्स बैंक। और साथ में हर एक जिलों में अलग अलग बैंक होता है, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक अच्छी वैकेंसी आ रखी है, जिसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको भी हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, डेयरी कॉर्पोरेटिव। और क्या क्या पार्ट हो गया, तो हम बोलते हैं डेयरी कॉर्पोरेटिव, जो कि डेयरी के लिए आगे कार्य करते हैं। डेयरी सहकारी समिति जिसको बोलते हैं, जो डेयरी उत्पादन में सब्सिडी प्रोवाइड करती है, साथ साथ ऋण प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिनमें से सरस डेयरी, जैसे पॉपुलर ब्रांड कौन सी होगी, सरस डेयरी, ये भी किसका पार्ट है, ये भी सहकारी समिति का पार्ट है। और कुछ हाउसिंग सोसाइटीज होती है, कुछ कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव होती है। तो ये अलग अलग के टाइप हो गए, सहकारी समितियों के अलग अलग प्रकार हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव, यानी क्या होगा, औद्योगिक सहकारी समितियां। औद्योगिक सहकारी समितियां क्या होती है, वे सहकारी समितियां जो कि लघु व हस्तशिल्प के जो उद्योग होते हैं, उनको बढ़ावा देने का कार्य करती है, उनको क्या बोलेंगे हम, औद्योगिक सहकारी समितियां। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं का जिक्र किया गया है, उनको अपन देखते हैं कि सहकारी समितियों में कुछ महत्वपूर्ण संस्था है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, उनका हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन में आता है राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक यानी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब इन बैंकों का कार्य क्या होता है, तो वही लोन प्रोवाइड करना और किसानों या फिर किसी भी तबके के लोग हो, किसी भी उद्योग वगैरह जो हमने डिस्कस किया है, उनको ऋण संबंधी या फिर फाइनेंशियली जो हेल्प करती है, उनको बोलते हैं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, अब इनका बैंक का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। साथ में और क्या हुआ, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, जिसको आरसीडीएफ भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, आरसीडीएफ। इसके अंदर भी एक वैकेंसी आ रखी है। ये डेयरी और उसके संबंधित प्रोडक्ट्स को क्या करती है, बढ़ावा देता है। और क्या होगा, राजस्थान राज्य भंडारण निगम। राजस्थान राज्य भंडारण निगम जो स्टोरेज संबंधी हेल्प करती है किसानों की या फिर उद्योगपतियों की, वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का कौन सा पार्ट होगा, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, राजस्थान स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन सोसाइटी, जो कि हैंडलूम से संबंधित प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बढ़ावा देती है, वो कौन सी होगी, राजस्थान स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो ये अलग अलग से क्या होगा, सारी सोसाइटीज है, जो कि क्या होगा कि कुछ सहकारी समितियां गवर्नमेंट के अंडर कार्य करती है, लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट सोसाइटी नहीं है। तो क्या क्या इसमें गवर्नमेंट के क्या क्या फायदे हैं, या कौन से फैक्टर है जो गवर्नमेंट से लिंक करते हैं, तो इनको सरकारी सहायता प्राप्त होती है। क्या होती है, सरकारी सहायता किस तरह से प्राप्त होगी, कि सरकार सब्सिडी देती है, वित्तीय सहायता देती है, तथा प्रशिक्षण का काम, जो ट्रेनिंग का काम होता है, वो भी कौन करता है, सरकार द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, साथ में सरकार का क्या रहता है कि एक रजिस्ट्रार होता है हर सोसाइटी में, जो मेन जो मुख्य पद पर होगा उसको क्या बोलेंगे, रजिस्ट्रार होता है। वो रजिस्ट्रार सरकार द्वारा चुना जाता है, वो रजिस्ट्रार सरकार द्वारा भेजा जाता है। वह रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो पर्यवेक्षण और पारदर्शिता का कार्य करता है, यानी पता रखेगा कि सहकारी समिति सही तरह से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो कार्य कौन करता है, रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, जो सरकार के अंतर्गत ही आता है। और क्या क्या चीजें हैं जो सरकार को इनसे जोड़ती है, तो मेंबरशिप क्या करता है, ये रजिस्ट्रार क्या करेगा, मेंबरशिप चलाएगा। जो सहकारी समितियों से जुड़ने वाले लोग हैं, उनको लिए मेंबरशिप का प्रोग्राम चलाते हैं। साथ में क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन, मान लो कोई भी नई सहकारी समिति बनी, उसके सदस्य को जोड़ना है, तो रजिस्ट्रेशन का कार्य भी किया जाता है। साथ में और क्या होगा, जो फाइनल है वो है राजस्थान की अचीवमेंट्स, जो सहकारी समितियों की उपलब्धियां, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो क्या क्या होगा कि डेयरी विकास का कार्य करती है,
वित्तीय समावेशन का कार्य और कौशल विकास का। जो मेन फैक्टर्स है वो क्या है कि डेयरी का डेवलपमेंट, फाइनेंशियली इंक्लूसिव और साथ में स्किल्स डेवलपमेंट का कार्य भी कौन करती है? सहकारी समितियां करती है। ठीक है, तो मोटा मोटी हमें क्या पता चला कि जो सहकारी समितियां होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा विनियमित होती है, यानी जो पैसा दिया जाता है वो राजस्थान ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। कुछ हेल्प, वित्तीय हेल्प भी की जाती है, साथ में ट्रेनिंग का कार्य भी सरकार द्वारा किया जाता है, साथ में क्या होगा, सब्सिडी का कार्य भी सरकार द्वारा किया जाता है, बजट के अंदर कुछ अलग से वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये सब कार्य से जो सहकारी समितियां हैं वो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, लेकिन अलग किस प्रकार से है कि जो इसके पद होते हैं वो सारे पद क्या होता है, सहकारी समितियों के अलग से होते हैं, उनसे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि वैकेंसीज की, जो हमारे पास भर्तियां आई है वो इसी सहकारी समितियों से संबंधित है, तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या बोल सकते हैं कि ये सहकारी समितियां भले ही सरकार द्वारा नहीं चलाई जाए या पूर्णतः सरकारी नहीं हो, लेकिन सरकार का कुछ ना कुछ अंश इसके अंदर होता है। और जहां सरकार का कुछ अंश यहाँ पे हो या सरकार की कुछ कार्य प्रणाली हो, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें जॉब सिक्योरिटी भी है आपके पास, कि कोई भी आपको घर से नहीं हटा सकता कि आपकी जॉब लगी, आपने थोड़ा सा सही कार्य नहीं किया तो आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। आपकी जॉब लगने के बाद जैसे दूसरी जॉब में होता है, सरकारी जॉब में होता है, आपका प्रोबेशन पीरियड होगा 2 साल का, उसके बाद आपका पीएफ कटेगा, उस पीएफ के हिसाब से आपका रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिलेगा। हाँ, वो कह सकते हैं कि वो पीएफ वैसा नहीं कटेगा जैसे दूसरी नौकरी में, आपको एनपीएस की सहायता, एनपीएस नहीं मिलेगा, नहीं आप वो भी, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम भी नहीं मिलेगी, लेकिन जॉब सिक्योरिटी इसमें बिल्कुल है। वो कोई दिक्कत नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, प्राइवेट जॉब की तरह है, ये भी सत्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि क्या है सहकारी समितियां, कैसे कार्य करती है, किस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा इनकी हेल्प की जाती है और कैसे ये गवर्नमेंट को और आम इंसानों को हेल्प करती है, और क्यों इसमें हम नौकरी करने के लिए तैयार कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और अगर किसी को चाहिए कि नहीं मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, जो प्योर गवर्नमेंट जॉब है उसी की करनी है, तो भैया आप या तो जो प्योर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या फिर आप तैयारी ही ना करो, क्योंकि आपको पता होगा कि वैकेंसीज वैसे भी कमी आती है, बैंकिंग वैकेंसी और भी टफ है, इसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि आपके जैसे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे नहीं मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ये नहीं करनी है, इसलिए ऐसे लोगों की छटनी हो जाएगी, कुछ बच्चे कम हो जाएंगे, यहाँ सिलेक्शन के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे दूसरी वैकेंसीज के द्वारा, और सिलेबस भी इतना टफ नहीं होगा। आईबीपीएस एग्ज़ाम कराएगा, तो इसमें आईबीपीएस एग्ज़ाम कराने के कारण पारदर्शिता बिल्कुल रहेगी, कोई चीटिंग, कोई पेपर आउट होने का दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो प्रतिज्ञा क्लासेस के साथ जुड़े, जो बच्चे तैयारी नहीं करना चाहते वो तैयारी का मन बनाए या फिर किसी अन्य वैकेंसी के लिए तैयारी करें। तो जो प्रतिज्ञा क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप लिंक से जुड़िए, नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इस वैकेंसी के बारे में। कोई भी नए अपडेट आते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रेफरेंस रखना है, वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही। हमने देखा सहकारी समितियां क्या होती है, सहकारी समितियां कैसे कार्य करती है, किस तरीके से वो सरकार से अलग है और किस तरीके से वो सरकार से जुड़ी हुई है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, धन्यवाद।